नमस्कार दोस्तों, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के इस लाइव शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स में हमेशा माइंड ब्लोइंग स्पीकर्स आते हैं और आज हमारे साथ ऐसे ही माइंड ब्लोइंग हाईली क्वालिफाइड स्पीकर जुड़े हैं। सो फ्रेंड, आज का विषय जो है वो है सक्सेस मंत्रास फॉर प्रोफेशनल एग्जाम। हम सबको मालूम है सीए एग्जाम, सीएफए एग्जाम या पीएचडी करना है, ये सब टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये पढ़ाई करते करते इतना स्ट्रेस आ जाता है, तो ये एग्जाम स्ट्रेस फ्री कैसे पास कर सकते हैं और हमारे लाइफ में हमारी डिग्री हम कैसे इजी मेथड से और कॉम्पिटिटिव वे से हम ले सकते हैं, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे none other than डॉक्टर अभिजीत फडनीस। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर अभिजीत फडनीस सर। सर वेलकम माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद जी आपका मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत हर्ष हो रहा है मुझे सबके साथ जुड़ने के लिए। सर जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मैं बोला ये एक इंसान इतने सारी डिग्रियां और इतने अच्छे रैंकिंग के साथ पास हो गए, मतलब इन्होंने कितने इंटेलिजेंट होंगे ये। तो ये मेरे जहन में एक सवाल आया। तो सर ये सब एग्जाम आपने ऐसे फटाक से पास कर लिए? इट वाज सो इजी फॉर यू टू गो इट, क्योंकि इतना कोई पढ़ता नहीं है सर। बहुत ही रेयर लोग हैं जो इतना पढ़ाई करते हैं। देखिए, मेरी शुरुआत तो एक अपयश के साथ हो गई। मैं तो सीए एंट्रेंस की परीक्षा में जो पहली बार बैठा था, 1979 की बात है, 1979 की हो गया। हाँ, और इस प्रकार से शुरुआत होना किसी के लिए अच्छा नहीं होता। हम बहुत दुखी हो जाते हैं, मैं भी बहुत दुखी हो गया। मैं मेरे माता पिता के साथ तभी रहता नहीं था, मेरे पिताजी के चाचा के पास रहता था। उनकी तो बहुत अपेक्षाएं थी मुझसे। और उसके बाद इस प्रकार से प्रोफेशनल परीक्षाओं में अपयश से शुरुआत करना, अपयश से प्रारंभ करना किसी को अच्छा नहीं लगता। पर मैं आपको, जैसे हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे, पर तभी मेरे मन में मैंने ठान ली कि ये तो काम नहीं चलेगा। अपने को इसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। कुछ तो गलत हुआ है हाथ से, तो उसमें तो बदलाव नहीं करते तो कुछ आगे रास्ता नहीं दिखेगा। फिर ऐसे विचार करते करते रास्ता निकल गया। और फिर वाह सर, आपका जो रास्ता निकला वो इतना बड़ा रास्ता है कि वो किसी को हासिल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो फ्रेंड्स, बिफोर आई शूट माय क्वेश्चंस टू डॉक्टर अभिजीत फडनीस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस जेंटलमैन। कितना ज्यादा पढ़ाई इन्होंने किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर अभिजीत फडनीस ये डायरेक्टर है गिल्टेज फाइनेंशियल काउंसिल प्राइवेट लिमिटेड के। और डॉक्टर अभिजीत, इनकी जो शुरुआत हुई, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि एकेडमिक जर्नी जो उनकी हुई है वो एग्जाम फेलियर से हुई। सीए एंट्रेंस इन्होंने 1979 में फेल किया था और उसके बाद जब ये वापस कम बैक हुआ, उनका जो उनका परफॉर्मेंस था बाकी के सभी एग्जाम्स में, इज अ नेशनल रैंक होल्डर मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल प्रोफेशनल एग्जाम्स में। 1983 में ही स्टूड ऑल इंडिया सेकंड इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एग्जाम। In 1984, he stood All India 11th in CA final exam. Both these exams he completed at the age of 21 itself. In 1985, he stood All India first in intermediate CS exam, and in 1987 again stood first in CS final old syllabus exam. In 1989, he completed his CFA India program in the very first batch that passed out and was a rank holder at all levels. He then later completed his PhD from IIT Bombay. What a journey! What a journey, sir! Started with failure and इतना जबरदस्त एकेडमिक बैकग्राउंड। सो ये जब मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर शो करना है, तो जब विषय आया तो हमारे कॉमन मित्र है श्री रोहित राहुल जी। तो उन्होंने बोला मिलिंद, अगर ये टॉपिक पे आपको करना है
मेरे दिमाग में एक ही बंदा है जो इस पे सबसे बढ़िया बात कर सकता है, और वो है नन देन डॉक्टर अभिजीत फडनीस। सर जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी पूरी जर्नी के लिए, और अभी तक आपने जो जो चीजें हासिल किया है वो रियली कमेंडेबल है सर। तो सर आपने जो फेल्यूर से शुरू किया, फिर भी आपने इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल की, आपका सक्सेस लेटर बहुत बड़ा है, तो ये कैसे आप टर्न अराउंड कर पाए सर? सबसे बड़ी चीज मिलिंद जी ये थी कि मैं, जैसे मैंने कहा, मैं माता पिता से दूर रह रहा था उन दिनों। हाँ हाँ और जब मेरे मन के सामने मेरे माता पिता की छवि आ गई, हाँ तो हाँ मुझे, देखो, इतना मेरे लिए कष्ट कर रहे हैं, हम बड़े हो इसके लिए हाँ, अ, रात दिन एक करते हैं, और यदि मैं इस प्रकार से अपयश का धनी हो जाऊं तो उनको क्या लगेगा, उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो करेक्ट जब करेक्ट। मैं आया तो एक में ठान ली कि अभी जो हमारे हाथ से गलती हुई है उसमें जो बदलाव करने पड़ेंगे, उसके लिए जो जूझना पड़ेगा हम जूझेंगे, पर इस अपयश से हमको बाहर निकलना है। और वही एक अपयश नहीं था, उसके बाद जो एफ आई बीकॉम की उन दिनों परीक्षा थी उसमें भी मुझे फर्स्ट क्लास नहीं मिला था, और उन दिनों एस वाई टी वाई तीनों पकड़ के फाइनल क्लास मिलता था मुंबई यूनिवर्सिटी में। तो दो अपयश एक प्रकार से एक के पीछे एक आ गए, तो मैंने सोचा कि क्या गलती हो गई उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। और फिर ध्यान में आया कि जो हमारी अभ्यास की पद्धति है उसमें कुछ दोष है, उसके ऊपर तो विचार करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि हम स्कूल तक 10वीं 12वीं तक जिस प्रकार से पढ़ाई करते हैं उसमें, और जो प्रोफेशनल परीक्षाएं हैं उसमें अभ्यास की पद्धति बहुत अलग होती है। पर ये अलाइनमेंट यदि हमारी नहीं होती तो हम अपयश हमको सामने जाना पड़ता है। पर जब हम उसके विचार सोचते हैं और मन में ठान लेते हैं, देखिए हमारी संस्कृति ये है कि जिसमें जीव और शिव का ऐक्य बताया गया है कि जो हमारे मन में है, हमारी आत्मा है और परमात्मा है, वो एक सागर के बिंदु और सागर जैसे हैं। तो जो सागर में शक्ति है सागर के बिंदु में भी शक्ति है। तो वाह। अपयश बड़ी बात नहीं है, अपयश होता है, वो कोई गुनाह नहीं है। पर अपयश हमने स्वीकार कर लेना और उसी प्रकार से अपनी पूरी आयु बिताना, ये तो बहुत बड़ा बड़ा अपराध है। तो जब विचार किया तो मुझे ध्यान में आया कि किस प्रकार से मुझे बदलाव करने चाहिए। जैसे हम आगे चर्चा करेंगे, मैं कुछ टिप्स भी अपने जो प्रेक्षक है उनको दे दूंगा, श्रोता है उनको दे दूंगा कि किस प्रकार से गलतियां होती है। और यदि समय का नियोजन ठीक से नहीं होता तो फिर हमें अपयश बार बार आता है। और हमने ये मन में ठान लेना चाहिए कि अपयश और यश दोनों अपने ही मन में है। यदि हम कहते हैं, ठान लेते हैं कि हमको ये पलटना है तो हम पलट सकते हैं, पूरी शक्ति हमारे मन में है। और वो जागरण करना चाहिए। जैसे मुझे एक कथा याद आती है कि हनुमान जी जब सीता माई की खोज में उनको जाना था श्रीलंका में, और उनकी जो शक्ति है उसका विस्मरण उनको हो गया। फिर जाम्बुवन जी ने उनको याद दिलाया कि आप तो वायुपुत्र हैं, आप जहां चाहे चाहे जा सकते हैं। जब वो अलग जगाया तो वो छलांग मार के चले गए। तो ऐसी शक्ति हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में है, बस उसका जागरण हमको करना है। तो हम वो एक बार मन में ठान लेते हैं तो हो जाता है। इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। वाह, ऑसम। आप जो जो चीज बता रहे हैं ये हमारी ऑडियंस सुन रही है, और उनके भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। संजय बाफना जी कह रहे कि डॉक्टर अभिजीत, इवन फेदर्स इन योर कैप विल फील फॉल शॉर्ट कंपेयर टू योर अचीवमेंट्स। ऑसम ऑसम। और उनका ये भी कहना है कि डॉक्टर अभिजीत जी, ब्लेस्ड टू लिसन टू यू सर जी। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर गिविंग सच अ लवली फीडबैक। आई एम सो हैप्पी कि आप शो देख रहे हो और आपको आज का ये शो बहुत पसंद आ रहा है। सो मूविंग फॉरवर्ड सर, if you were to briefly talk about a few most essential success, what would they be? यस, देखिए कैसे होता है कि यदि हम किसी मार्ग पर चलते हैं तो जो अपना ध्येय है वो अपने सामने एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो आपके सामने ध्येय है उसको लिख लो,
और बस लिख लो, इतना नहीं, आपको कब उसकी पूर्ति करना है वो भी लिख लो। तो जब मुझे अपयश आ गया तो कोई मुझे कहता कि ये पागल लड़का है जो अभी अपयश है और वो डायरी में लिख रहा है कि ये प्रकार से मुझे आगे परीक्षाएं पास होनी है, पर मैंने वो लिख दिया। और जब हम लिख देते हैं कोई अपना ध्येय तो उसमें बहुत शक्ति होती है। यदि हम ऐसे ही हवा में कोई ध्येय रखते हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि हमारे सामने वो दिखना चाहिए हमारा ध्येय क्या है। जब वो ध्येय हमारे सामने दिखता है तो उसके लिए शक्ति जुट जाती है, हमारे जो संसाधन होते हैं वो जुट जाते हैं, हमारे समय का वापर किस प्रकार से करना है उसका विचार हम करने लगते हैं। हर मिनट हर पल का हम सोचने लगते हैं कि ये मेरा एक एक मिनट कहीं व्यर्थ तो नहीं गया, मैं ठीक दिशा में जा रहा हूं कि नहीं। ये एक प्रकार की अंदर से हमको एक उसका एक जान हमारे मन में आती है और उसके कारण बहुत सारी चीजें ठीक तरह से होने लगती हैं। दूसरा विषय ये होता है कि जो कोई ध्येय को साधना है उसका नियोजन करना पड़ता है, क्योंकि यदि हम नियोजन नहीं करें और चल बसे तो फिर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, कोई कठिनाई, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे जैसे मेरे साथ हुआ। पर वो नहीं होना है तो हमको विचार करना चाहिए कि अपने पास समय कितना है, बाकी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, और उसमें हमने क्या हमको उपलब्धि करानी है, उसके लिए हमने किस प्रकार से विचार करना पड़ेगा, कैसे समय का नियोजन करना पड़ेगा। ये सब हम जब विचार करने लगते हैं तो हमको मार्ग 100% मिल जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। यदि हम ऐसे ही चल देते हैं, उसका कुछ विचार नहीं करते, तो फिर कठिनाइयां बहुत आती हैं। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी मुझे जो सीख मिल गई कि मेरी जो अभ्यास की पद्धति थी जिसमें मुझे कोई समय का भान नहीं था कि अपने पास समय कितना है, किस प्रकार से उसका नियोजन करना है, कुछ नहीं। बस ऐसा नहीं कि मैंने अभ्यास नहीं किया, पर जो दिशा होनी चाहिए, जो पद्धति होनी चाहिए, वो भी उसके भी ऊपर विचार होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कुछ बच्चे 14-14 घंटा काम करते हैं, पर देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग हार्ड वर्क, वी नीड टू डू स्मार्ट वर्क। तो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे मैं कहूंगा। बराबर है सर। आपने जो 14-14 घंटे लोग काम करते बोलते, आई थिंक यू आर रेफरिंग टू सीए आर्टिकलशिप जो वाला करते हैं। तो ये सब जो भी एग्जाम्स है, सीए है या आपने पीएचडी भी किया है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान लेना पड़ता है। तो इतने मोटे मोटे किताब पढ़ने के बाद वो यहाँ पे रहना भी तो चाहिए ना सर। सही और बात है। आपने ये ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं किया, आपने ऐसे 4-5-6 सब्जेक्ट कर लिए हैं सर। तो मुझे ये जानने की इच्छा है आपसे कि इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद उसमें इतना सारा जो ज्ञान होता है वो यहाँ पे हमारे माइंड में फिक्स कैसे करें। हमारे शो का नाम है माइंड पैराशूट। पैराशूट वर्क्स व्हेन इट इज ओपन, सो एज माइंड। तो एग्जाम के वक्त जो यहाँ पे आया है, अभी तक स्टोर करके रखा है, वो वहां पे एग्जाम के दिन खुलना चाहिए और उसके पेपर में वो आंसर आने चाहिए। तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे सर? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल काइंड ऑफ थिंग। मैंने देखा है लोग, मेरे फ्रेंड्स के जो सीए के फॉर्म्स वगैरह है वहां पे आर्टिकलशिप करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उसके बावजूद उनको पढ़ाई करके एग्जाम भी लिखना होता है। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा मुझे लगता है सर। सही बात है, सही बात है। तो ये तो अनुभव उससे मैं भी गुजरा हूँ। और जैसे आपने परिचय में कहा तो 83 में सीएमए की परीक्षा और 84 में सीए की परीक्षा एक के बाद एक मैंने दी थी। और उसके पहले मैं जिसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं कि आर्टिकलशिप का जो अंतिम टप्पा होता है उसमें यदि आपने इंटर अच्छी तरह से पास किया हो तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी बहुत बड़ी कंपनी में जाके आप अनुभव ले सकते हैं। तो मैंने जैसे कोई कंपनी का एम्प्लॉय हो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करा था, जिसमें मेरे पास बहुत काम भी देते थे, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी मिला। पर उसमें ये नियोजन का, समय के नियोजन का विषय बहुत 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 ही महत्व का हो जाता है। और जो आपने कहा कि आपका माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स आप बोलते हैं, मैं मेरी जो अभ्यास की पद्धति है उसको थिंकिंग पैराशूट बोलता हूँ। तो अच्छा। मैं इसके लिए बोलता हूँ थिंकिंग पैराशूट की, बहुत बार लोग पढ़ने में अपना समय बहुत अधिक देते हैं। कितना घंटा वो पढ़ते हैं वो आवश्यक है, क्योंकि हम यदि नहीं पढ़ते तो कोई नया विषय हमको सीख हम कैसे पाए। पर हम
से ही यदि मर्यादित हो जाए कि पढ़ने में ही हम सिर्फ रुचि रखें और उसके ऊपर विचार ना करें, तो यदि हम विचार करने लगते हैं तो हम बारीकी से विचार करते हैं कि ये जो फलाने ऑथर है उन्होंने इस प्रकार से विषय क्यों रखा है, ये ठीक है कि इसमें मेरी राय क्या है, उसमें कुछ अलग प्रकार से विचार हो सकता है क्या। इस प्रकार से जब हम विचार करने लगते हैं तो वो विषय अपने मन में रह जाता है। जो मैं विषय पढ़ता हूं वो कल निकल जाएगा, पर जिसके ऊपर मैं विचार करता हूं वो मेरे पास स्थायी स्वरूप से रहेगा, क्योंकि मेरे मन में हमेशा रहेगा कि इस विषय पर मैंने इस प्रकार से भी हम विचार कर सकते हैं, इस प्रकार से भी विचार मैंने किया था। तो वो हमारे पास जैसे एक परमानेंट मेमोरी होती है उस प्रकार से हो जाता है। यदि मैं कोई दूसरे का सुन लूं, पढ़ लूं, तो वो कुछ समय के लिए मेरे पास रहेगा, पर यदि मैं विचार करूं एक आधी चीज पर, तो मैं जो आपके प्रेक्षक है उनको ये कहूंगा कि आप पढ़ना तो आवश्यक है, पर इतना ना बल दें पढ़ने के ऊपर कि आप विचार करना भूल जाएं या उसके ऊपर कुछ चिंतन करना भूल जाएं। जैसे आपने इस विषय का जो नाम दिया है वो है सक्सेस मंत्रास फॉर प्रोफेशनल एग्जाम। तो मंत्र किसको बोलते हैं? जो मनना त्रायते इति मंत्र, ऐसे बोलते हैं। तो जिसका हम मनन करते हैं, जिसके ऊपर हम मनन करते हैं, वो हमारा तारण करता है, वो हमारा तारणहार हो जाता है। तो हम भगवान की चिंतन करते हैं, भगवान का मनन करते हैं, तो भगवान हमें तारण करते हैं। तो इसी प्रकार से जिन विषयों का हम चिंतन करते हैं वो विषय हमारे हो जाते हैं, वो किसी पराये विषय नहीं रहते। जब हम किसी दूसरे का पढ़ते हैं तो विषय दूसरे का होता है। हम वो जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं, उस प्रकार से वो विषय होता है कि गार्बेज आउट में एक जोक्युलरली बोल रहा हूं, पर परीक्षा में वो गार्बेज आउट हो जाता है। पर तो अंदर आने के बाद यदि हम चिंतन करते हैं तो वो विषय हमारा हो जाता है, उसके ऊपर हम क्रिटिक कर सकते हैं, उसके अलग अलग आयामों के ऊपर हम विचार कर सकते हैं, और उसके कारण हमारे जो चिंतन है वो समृद्ध हो जाता है। और उसके कारण कोई भी चीज जो हम समझ के आगे करते हैं वो परीक्षा में कठिन कैसे हो सकती है। जब हम की कोशिश करते हैं, किसी ने लिखा इसके लिए, वो हम हमारा करने का प्रयास करते हैं, वो तो हमारा नहीं होता, वो किसी दूसरे का होता है। पर जब हम चिंतन करते हैं तो वो हमारा भी हो जाता है। हम उनके तो ऋणी हैं जिनसे हमने शिक्षा ली है, गुरु हो या पुस्तक रूपी भी गुरु ही होते हैं। पर जब हम चिंतन करते हैं वो हमारा हो जाता है। तो इसके लिए हमारी कोई अलग शैली हो सकती है, पद्धति अलग हो सकती है, और जिस प्रकार से हम लिखेंगे परीक्षा में, जो कोई रट के आया है वो 100 में से 90 बंदे जो रट के आए वो एक ही प्रकार से लिखेंगे, उनके पास कोई दूसरा है नहीं। और जो बाकी 10 लोग जो विचार करके आए हैं, वो जो परीक्षक है उसको ध्यान में आएगा कि ये बंदे ने कुछ अलग से विचार किया है, और उनको भी अच्छा लगता है। मैं भी परीक्षक रहा हूं, स्वयं पेपर सेटर रहा हूं सीएफए परीक्षा में, तो मुझे पता है कि उनकी भी साइकोलॉजी क्या होती है। तो वो भी हम अलग से कुछ विचार हमारा रखें तो परीक्षक को अच्छा लगता है। तो वो तो बहुत ही महत्व की बात है मुझे लगता है। सो आपको आपके एक्सपीरियंस से उस जवाब को अगर लिखेंगे तो, और जो सुपरवाइजर है या जो पेपर चेकर है उनको वो, अगर वो लॉजिक सही है तो दे एक्सेप्ट दैट। ऐसा नहीं कि बुक में 1+1=2 लिखा है तो वैसा ही लिखना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। नहीं, ऐसा कंपल्शन नहीं है। आज की जो पद्धति मैं देख रहा हूं, हमारे जमाने में थोड़ी परीक्षा अलग होती थी जिसमें अपने विचार के लिए बहुत, जिसे हम अंग्रेजी में स्कोप बोलते हैं, वो स्कोप होता था। आज की परीक्षा पद्धति थोड़ी एक जैसे मैकेनिकल सी हो रही है। मैंने जो परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप हो गई है। नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप तो हमारे जमाने में थी। निगेटिव मार्किंग वाली भी मैंने दिए है। पर मैंने सीए किया नहीं है तो मुझे मालूम नहीं। आई एम सॉरी अगर मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया तो। ऑब्जेक्टिव हमेशा नहीं होता, पर मैं मेरा आपका अनुभव बोलता हूँ कि यदि हम पद्धति अच्छी होगी कि आपने ठीक से पढ़ाई की होगी, तो जैसे विषय अपना अंदर वाला जैसे होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि टैक्सेशन का जो विषय है वो सीए की परीक्षा में कोई आसान नहीं होता, वो कठिन पेपर होता है। और जब नवंबर 92 में मैं इंटर सीए की परीक्षा में बैठा था, तो हमारे उस परीक्षा में 50 मार्क का वो पेपर था टैक्सेशन का। उसमें से 15 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप थे, पहली बार ऐसे आया था, और उसमें निगेटिव मार्किंग था। यानी आप यदि गलती करते हो तो आधा मार्क आपका कम हो जाएगा। यानी यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि 50 में से मुझे 49 मार्क मिले उस पेपर में।
और सीए इंटर की परीक्षा में टैक्सेशन में 50 में से एक ही मार्क जाना, उन 50 मार्क मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। तो इसके जो यदि आपके मन में ठीक से आपने विचार नहीं किया हो तो आप किस प्रकार से परफॉर्म कर पाएंगे। पर जितना आप विचार करते हैं तो आपके जैसे मैंने कहा, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू एंड देन इट रिमेन्स विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार से हम चिंतन तो अवश्य करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। अमेजिंग सर। मैंने माइंड पैराशूट शो का नाम दिया है और मैंने थिंकिंग हैट ये कॉन्सेप्ट सुना है, पर आज इस लाइव शो पे आपके पास से मैंने एक नया कॉन्सेप्ट सुना, थिंकिंग पैराशूट। बरोबर है, बरोबर है। क्या है, हम थिंकिंग हैट देखिए और थिंकिंग पैराशूट क्या है, पैराशूट में डिफरेंस क्या बोलिए लगता बोलिए। है आपको सर? नहीं बोलिए, वापस पूछिए। थिंकिंग हैट एंड थिंकिंग पैराशूट, ये डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए थिंकिंग हैट, जो हैट है वो आपके सर के ऊपर होती है। पैराशूट जो होता है वो आकाश में नभ में हो जाता है और ऊपर से नीचे आ जाता है। तो पैराशूट का फायदा ये है कि आपको पूरा चित्र दिखता है ऊपर से, एरियल व्यू। जाते हैं, फिर आप नीचे आ जाते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा विषय है जो अभ्यास करने में भी देखिए उसमें भी एक सूत्र उसमें है। बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि ये सीखने में और सिखाने में, दोनों में ये होता है, अध्यापन में भी होता है और अध्ययन में भी होता है कि लोग एकदम विषय प्रवेश कर देते हैं, घुस जाते हैं अंदर। तो पहले पैराशूट जैसे विचार करना चाहिए। पैराशूट क्या करता है, ऊपर से देखता है विषय क्या है, नीचे कहाँ अपने को उतरना है, कैसे जाना है। तो वो अपने को पैराशूट जो है वो एडवांटेजियस पोजीशन में होता है। तो थिंकिंग पैराशूट इज फार मोर एडवांटेजेस देन अ थिंकिंग हैट। A thinking hat cannot have a larger view, but a thinking parachute can have, and it can actually, show you a big picture of that particular subject first. So before you jump into a subject, look at the big picture, and then get into it. तो मैं जब सिखाता हूँ, 1985 से सिखा रहा हूँ, तभी भी मैंने यही करता हूँ। जब मैं अध्यापन करता हूँ, जब मैं सिखाता हूँ, तभी भी कभी भी विषय प्रवेश में एकदम वो विषय में नहीं जाता हूँ। मैंने पहले उनको बिग पिक्चर देता हूँ और बिग पिक्चर के साथ मैं विषय प्रवेश करता हूँ, ताकि उनको समझ में आता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम अंदर घुस जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। इट्स लाइक अ ब्लैक होल। तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पैराशूट, आपने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया बहुत बढ़िया ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है, पर आपका थिंकिंग पैराशूट इतना बड़ा है कि उसमें आप सीए करके रुके नहीं। सीए, सीएफए, डॉक्टरेट, क्या क्या है आपके पास। मैंने देखा कि लोग एक सीए करने में उनकी जिंदगी निकल जाती है। तो आप तो 21 साल की उम्र में आप सीए सब खत्म हो गया था आपका, बराबर है? तो आपको ये इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन लेने का आपको क्यों लगा? दैट इज अ क्वेश्चन कमिंग टू माय माइंड, बिकॉज मैंने जब भी आपका प्रोफाइल पढ़ा शो करने से पहले, व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन योर थिंग, तो मुझे एक समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक तो सीए होते हो, सीए बन के रह जाते हैं, या सीएस होते हैं, सीएस मैक्सिमम आगे जाके एलएलबी करते हैं। आपने ये सब कुछ किया हुआ, आपने डॉक्टरेट भी किया। तो इतना बड़ा आपका थिंकिंग पैराशूट और कितना बड़ा हो सकता है इसमें, और ये क्यों हुआ इतना? हाँ, ये देखिए क्या होगा, दो चीजें इसमें हैं। एक तो जब अपयश से आप शुरुआत करते हैं और कोई भी क्षेत्र में हो, जैसे मैं आपको ये शुरू होने के पहले कह रहा था कि एज एन इन्वेस्टर आई वाज अ टोटल फेल्यूर। आई लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन 2008 2009। मैं पीएचडी कर रहा था और मेरी आधी पूंजी निकल गई हाथ से। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कठिन परिस्थिति से मैं गुजर रहा था। पर मैंने हार नहीं मानी वहां भी। नहीं तो क्या होता है, लोग शेयर बाजार में पैसा कमाते हैं और कहते हैं कि ये तो शेयर बाजार तो सट्टा है और भाग जाते हैं वहां से। मेरे पास 3 साल एक के बाद एक बहुत कठिन परीक्षा के वर्ष गए, 2008 2009 2010। पर मैंने ये एक पक्का किया था कि जो अपनी गलती हो गई, गलती कोई गुनाह नहीं है, तो गलती का निराकरण हमने करना चाहिए, उसके ऊपर हमने विचार करना चाहिए। और आज मैं इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स लेता हूं। मेरे जो पूरे लॉसेस है मैंने आराम से रिकवर कर लिए जब मेरे गलती का मुझे ध्यान आ गया कि क्या गलती हो गई। तो मेरे साथ पढ़ाई के क्षेत्र में भी ऐसा ही हो गया कि जब अपयश आपको आ जाता है तो आपको मन में हम ठान लेते हैं कि जो जो शक्य है वो हमने करना चाहिए। और मैं तो ऐसे हाथ पे हाथ
बैठकर तो परीक्षाएं नहीं दे रहा था। मुझे तो मेरी माता पिता तो वैसे कनिष्ठ मध्यम वर्ग से थे, तो मुझे जल्दी से जल्दी कमाना शुरू करना चाहिए था। तो 22 साल होने के पहले ही मैंने नौकरी पकड़ ली थी। पर उसके साथ, नौकरी के साथ भी मेरे मन में ये था कि हम अपनी जो कक्षाएं हैं वो उसका विस्तार हमेशा करते रहें। तो परीक्षा एक साधन मात्र है, पर जब हम कोई अलग अलग चीजें करते हैं तो अपनी कक्षाएं विस्तार दिए। जैसे पीएचडी में मैंने किया, बहुत अच्छी नौकरी थी, डॉलर में पगार था भारत में। फिर वो भी छोड़कर मैंने पीएचडी करने का ठान लिया कि ऐसा मैं विषय लूं जिसका देश के लिए उपयोग हो, बस सिर्फ मेरे लिए नहीं, पर ऐसा कुछ विषय लूं जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं। मैंने उसमें प्रवेश किया और पीएचडी में भी ऐसा ही होता है। हम आईआईटी में, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में जोक्युलरली कहते हैं कि यदि आपको वो पीएचडी का जो 6 साल का, 5 साल का आपका जो एक प्रवास रहता है, उसमें 2 बार यदि आपको डिप्रेशन नहीं आ गए तो आपको पीएचडी के आप धनी नहीं। प्रकार का वो प्रवास होता है कि जिसमें आप 2 बार तो ऐसे होता है कि अभी लगता है कि छोड़ दे, ये तो होने वाला नहीं है, ये डेटा नहीं मिल रहा है, ये कैसे करें, और फिर आपको कुछ मार्ग मिल जाता है। तो इस प्रकार से आगे जाता रहना चाहिए। आज भी मैं नए नए विषय सीखते रहता हूँ। बहुत सारे आज कोर्सेज उपलब्ध हैं, तो वो कोर्स करते रहता हूँ। मैं अभी भी क्रिकेटर। करते हैं सर? हाँ, अभी भी कर रहे हैं? अभी भी कोर्सेज करता रहता हूँ, अभी भी कोर्सेज करता रहता हूँ। सर, ये अभी जर्नी कब रुकेगी पढ़ाई करने की? नहीं, देखिए, हम तो पूरी आयु भर विद्यार्थी दशा में है। और देखिए, दूसरा ये है जो मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, वो हमारे भारतीय दर्शन जो है, जैसे न्याय दर्शन है, वेदांत है, सांख्य दर्शन है, वो बाप रे, ये तो बहुत बड़ा समंदर है जिसमें आप छोटी डुबकी भी लगाएंगे तो आपका आयुष्य धन्य हो जाएगा। तो मैं क्या बात है। वो वीडियो में सुनता रहता हूँ। बहुत सारे सुंदर प्रवचन, बहुत सारे विद्वान अपने देश में हैं, तो उनके सुनते रहना, जिससे हमारी कक्षाएं हमेशा बड़ी रहती है। ये अपने लेबल कितने लगे हैं अपने सामने, उसका कोई मायना नहीं है। आज जो कोई मुझे काम देता है तो मेरे लेबल देके कोई देता नहीं, खाली आपके लिए दरवाजा खोलता है। पर आप किस प्रकार से, किस दृढ़ता से काम करते हैं, आप कितने कमिटेड हैं, उसके ऊपर ये पूरा निर्भर रहता है कि आपको कितने काम मिलते रहेंगे। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गत 19 साल में मैं किसी के पास गया नहीं कि मुझे कोई काम दो या मैं आपके लिए कुछ सेवा दे सकता हूँ क्या, कुछ नहीं। पर लोग रेफर करते रहते हैं, क्योंकि यदि लोगों के ध्यान में आता है कि somebody committed, people love that, it is commitment is the most important thing, not the labels। तो इसके लिए हमेशा आपने नए कमिटमेंट इस विषय पे बात की है, उसी विषय को लेके एक सवाल आ रहा है और ऑडियंस को वो आंसर एक्सपेक्टेड है आपके पास से। तो सवाल ये है, संजय बाफना जी पूछ रहे, डज दिस प्रोवोक वाज लिंक्ड विथ योर लाइफ? पीपल थ्रो स्टोन एट यू कन्वर्ट इट टू माइलस्टोन। प्लीज फोकस बाय गिविंग एग्जांपल इफ पॉसिबल। लवली क्वेश्चन। It's a great question, but I was lucky enough that nobody had a chance to throw a stone at me, because failure was completely mine and I took the full responsibility for it। So क्या होता है कि यदि हम उसमें excuses यदि देते हैं तो लोग फिर अपने ऊपर पत्थर गिराते हैं। पर यदि हम कहते हैं कि नहीं, जो कुछ हो गया, गलती हो गई, जैसे मैंने कहा, लॉस होना बहुत बड़ी मात्रा में शेयर मार्केट में परिवार की दृष्टि से तो मेरी बहुत बड़ी मेरे लिए आपदा थी। पर यदि हम गलती को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो गलती हो गई है, अभी उसमें मुझे सुधारना है, तो आप सुधार सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि यदि आप एक्सक्यूजेस देते हैं किसी को, तो देन पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट यू, राइट? बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन listening to your failure stories, right? Absolutely. किसी को भी आपके स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है। Exactly। So अभी ऐसे भी अनुभव आए हैं कि कंसल्टेंसी के दरमियान मेरे घर में बहुत सारी आपदा विपदाएं आई थी, तभी भी लोगों को ये ध्यान में नहीं आना चाहिए। जैसे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करता हूँ, तो इट इज लाइक एग्जैक्टली लाइक अ ड्रामा, द शो मस्ट गो ऑन, व्हाटएवर मे बी हैपनिंग एट योर बैक एंड, इट्स कंप्लीटली फॉर यू टू एब्जॉर्ब। Nobody is interested in excuses, and as far as you are committed to that, you don't give other people to throw stones at you. However, you have a lot of kind of a feeling that yes, there are mistakes which have happened,
एंड दोज मिस्टेक्स नीड टू बी करेक्टेड। तो उसमें फिर जैसे संजय जी ने कहा, फिर माइलस्टोन्स हम बना सकते हैं, और दोज माइलस्टोन्स आर नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स, बिकॉज जब लोगों को अपयश आता है और उससे वो यश की तरफ जाते हैं, तो लोगों के लिए भी बहुत बड़ी एक ये उपलब्धि ये होती है, और एक प्रकार से वो भी आश्वस्त होते हैं कि देखिए अपयश तो इनको भी मिला है, मुझे भी आज मिला है, पर इनकी तरह मैं भी यश एक के बाद एक यश कमा सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। ईश्वर की दया, ईश्वर की अनुकंपा वो तो होनी ही चाहिए, पर अपने प्रयास तो कभी कम नहीं होने चाहिए। मुझे आपका कार्यक्रम है माइंड पैराशूट ट्रेनिंग, जैसे मैं कह रहा था कि भारतीय दर्शनों में मुझे बहुत रुचि है, तो योग वासिष्ठ का मैंने वर्ग किया था। तो योग वासिष्ठ क्या है, तो हम आजकल बोलते हैं कि डिप्रेशन आज की बहुत बड़ी समस्या है, पर भगवान श्री राम को 16 वर्ष की आयु में डिप्रेशन आया था, और वो कह रहे थे कि अभी मुझे तो संन्यास लेना चाहिए, मुझे तो कोई इसमें इस संसार में तो कोई अच्छा लगता नहीं है, मुझे तो एक व्रतस्थ जीवन जगना है। और फिर वशिष्ठ मुनि ने उनको जो उपदेश दिया उसको योग वशिष्ठ कहते हैं। तो योग वशिष्ठ, उसमें बहुत बड़ी सीख ये है कि देखो कोई नसीब नाम की बात नहीं है। वशिष्ठ मुनि उनको बोलते हैं जो कुछ है वो आपके प्रयत्न से, आपके प्रयास से आपको उपलब्ध होता है। तो आप प्रयत्न करो, प्रयास करो, फिर आपको मिलेगा। जो आज आप मनस्थिति में जा रहे हैं उसका कारण भी शायद आपके कोई कर्म ऐसे होंगे जिसके कारण आपको ये आज मन में आ रहा है, पर यदि आप कोई नए अच्छे कर्म करते हैं तो उससे नए मार्ग भी खुले हो सकते हैं। तो उस प्रकार से डिप्रेशन में से वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री राम को बाहर लेके आए, और इसके लिए आज हमारे लिए श्री राम जी आराध्य दैवत है। यदि वो नहीं होते तो वशिष्ठ मुनि तो क्या हो जाता। तो आपका माइंड पैराशूट है, इसके लिए मैंने सोचा कि योग वशिष्ठ का जाते जाते उल्लेख करो, क्योंकि हमारी संस्कृति जिसमें इतनी बहुत बड़ी सीख है, तो डिप्रेशन वगैरह हमने शिकार नहीं होना चाहिए, और प्रयास से बाहर उसमें से आना चाहिए, और हम आ सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग सर। बहुत बार ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टैक्सेशन हो या लॉज हो, ऐसे विषय ना बहुत टैक्सिंग होते हैं। आई मीन बहुत एनर्जी सक करते हैं और डर लग जाता है होगा नहीं होगा। तो बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये टैक्सेशन लॉ, ये जो विषय, इसको कैसे अच्छी तरह से ये सब विद्यार्थी हैंडल कर सकते हैं? बरोबर। देखो जैसे क्या होता है कि टैक्सेशन और लॉ दोनों एक ही जाति के विषय हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ सरकार हमसे करवाना चाहती है और कुछ नहीं होने देना चाहती है। तो हर जो विधि या कायदा जिसे हम बोलते हैं उसका कोई उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य के साथ वो कायदा लेके आते हैं, या उद्देश्य के साथ कुछ टैक्सेशन की प्रोविजंस की जाती हैं। यदि हम उसके पीछे जाएं, तो जैसे मैंने कहा पहले भी कि विषय प्रवेश करने के पहले हम थोड़ा विचार करें। तो कभी कभी जो छोटे एक्ट होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्ट होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट होता है, पेमेंट ऑफ वेजेस, छोटे छोटे एक्ट है। तो मैं तो हमेशा जो विद्यार्थी उनको कहता हूं कि उसके बारे में पहले विचार करो कि यदि सरकार ने आपके ऊपर काम सौंपा होता इस विषय का कि आप कोई एक अच्छा विधि या नियम या कायदा बनाओ, तो आप किस प्रकार से विचार करते वो पहले विचार करो, फिर उसके बाद वो विषय प्रवेश करो। तो आपको ध्यान में आएगा कि अरे मैं ये भी ये करता जो उसकी प्रावधान वो विधि या कायदे में की गई है, वही प्रकार के प्रावधान। हम पूरा तो विचार नहीं कर पाएंगे, पर दिशा तो हम पकड़ सकते हैं, जिसके कारण जैसे टैक्स और लॉ के विषय हैं उसका हम अभ्यास आसानी से कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि लोग बहुत बार टैक्सेशन और लॉ के पुस्तक में सीधा प्रवेश करते हैं। मैं तो उनको ये कहूंगा कि पहले आप एक्ट पढ़ो। एक्ट भी पढ़ने के पहले उसका जो एक्ट है उसके पहले एक प्रिएम्बल होता है, चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें किस प्रकार से जो प्रावधान है एक के पीछे किस क्रम से आए हैं, किस प्रकार से उनकी जोड़ दी गई है, कि पहले 5 सेक्शन का एक चैप्टर क्यों बन गया है, छठे से 15वें का दूसरा चैप्टर क्यों बन गया है, उसमें कोई लॉजिक होता है। तो यदि हम उसके ऊपर पहले विचार करें विषय प्रवेश के पहले, और उसके बाद वो एक्ट पढ़े पुस्तक में घुसने के पहले, तो दूसरे 2 लाभ होते हैं। एक तो वो विषय हमको समझ में अच्छी तरह से आता है। दूसरा, जो विधि या लॉ की जो भाषा होती है, परिभाषा होती है, जो हम वो परिभाषा आत्मसात कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू नॉटविथस्टैंडिंग, ये तो कोई टैक्स एक्ट हो या
एनी अदर लॉ हो, ये तो इस प्रकार के शब्दों तो आते ही रहते हैं और हमको कंफ्यूज करते हैं। पर यदि हम बेयर एक्ट हमने पढ़ा है और उसके कारण क्या है उसके ऊपर विचार किया है, तो फिर बाद में हम पुस्तक में जाएंगे, फिर केस लॉज पढ़ेंगे, तो विषय बहुत आसानी से हमारे समझ में आ सकता है। पर यदि कोई सीधा पुस्तक में गया तो उसको ना चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन पता लगता है, उसका उद्देश्य क्या है पता नहीं लगता, एक्ट की जो एक्चुअल वर्डिंग है वो कभी देखते नहीं है, और जो ऑथर ने लिखा है उसी प्रकार से उसी प्रभाव में जाते हैं, तो उसका लाभ नहीं होता। तो बेयर एक्ट से यदि हम पढ़ाई करते हैं तो एक विषय प्रवेश बहुत अच्छी तरह से होता है, फिर उसके बाद हम पुस्तक अवश्य पढ़े, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। सो आपका ये कहना है कि पहले लॉजिक समझो तो ही मैजिक होगा। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से कहा, लॉजिक आप समझो तो मैजिक होगा, बहुत बहुत अच्छी तरह से कहा। सुपर सुपर। सो सर एक लास्ट सवाल लेता हूं, शायद मतलब उसको मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता हूं, बट फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं बिकॉज यू आर सच अ क्वालिफाइड पर्सन, और ये मैं आपको इसलिए भी पूछना चाहता हूं क्योंकि आपकी ये सक्सेस की जर्नी फेलियर से शुरू हुई है। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि ये सब अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग क्लास जाना जरूरी है क्या? ये मेरा आपको सवाल है। जैसे आपने शुरुआत में कहा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है, क्योंकि आज तो कोचिंग क्लास के बिना जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह पाती, वैसे कोचिंग क्लास पर के इसमें बिना नहीं मछली कौन है और पानी कौन है ये नहीं समझ रहे अभी भी। सही बात है, पर मेरा अनुभव यह है कि सीए एंट्रेंस की परीक्षा में मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया था, एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज ने वही क्लास दिया था, कोई कोचिंग क्लास नहीं था। पर वहां गया मैं और मैं फेल हो गया था। मैं उसको उनको दोष नहीं देता, दोष उनका नहीं है, पर दोष ये है कि जब हम किसी दूसरे के पढ़ाने के ऊपर अवलंबी होते हैं, तो एक जो अपना चिंतन होना चाहिए, वो चिंतन के लिए अपने पास समय नहीं होता। फिर वही एक रूटीन में हम फंस जाते हैं कि वहां की कोई परीक्षा होगी तो जाके परीक्षा देना है। फिर बहुत बार ये मेरा अनुभव है, जो जो फेल्योर जिनके पास जिनको आया है, मुझे आकर जो परिचय में है पूछते हैं, तो मैं उनको कोचिंग क्लासेस की पद्धति के बारे में भी पूछता हूं। तो जब मैं उनको प्रश्न पूछता हूं कि एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड कोई सब्जेक्ट है, तो आप कितने प्रश्न आप वहां उनके सॉल्यूशन निकालते हैं और करते हैं, तो बोलते बहुत 35-40 प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस क्लासेस हमसे करवा लेते हैं। और उसमें अभी देखिए पद्धति का दोष कैसे है, तो एक विषय विद्यार्थियों को सिखाया, उसके बाद एक के बाद एक 35-40 बार वही प्रॉब्लम, उसी प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व करके लेने से क्या फायदा होने वाला है? उससे बजाय यदि 4 ही प्रश्न के सॉल्यूशन देखें, फिर बाद में 1 हफ्ते के बाद और एक बार करें, उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद और एक उसी प्रकार का प्रश्न करें, तो वो मन में अपने फ्रेश रहेगा। जैसे आप किसी को आप कहेंगे तो आज 35 बटाटा वड़ा एक ही दिन में खाना है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा उसको। आज उसको 4 खिलाए, एक हफ्ते के बाद और एक खिलाए, 2 हफ्ते के बाद और दूसरा खिलाए, तो उसकी रुचि भी रहती है। तो उसी प्रकार की जो फिर क्या होता है कि क्लासेस में यदि हम जाते हैं तो उनकी मेथड के हम शिकार हो जाते हैं, और हर एक की मेथड, हर एक की प्रज्ञा, हर एक की विचार करने की क्षमता, हर एक के जो बल स्थान होते हैं, जिसके व्यय स्थान होते हैं, हर एक के अलग अलग होते हैं, तो उसके ऊपर हमने काम करना चाहिए। जो हमारे बल स्थान है वो बल स्थान के ऊपर हमने काम करना चाहिए, जिसका आधार लेकर हमने प्रगति करनी चाहिए। जो हमारे कमजोर जो विषय है, व्यय स्थान है, उसके ऊपर हमने कैसे निराकरण करना है वो हमने सोचना चाहिए। वो क्लास हमारे लिए कैसे सोच पाएगा? तो इसके लिए Absolutely. उसके बाद मैंने कभी क्लास नहीं किया, और अच्छा। हाँ, कभी भी मैंने क्लास नहीं किया, और अच्छी मुझे यश, जैसे आपने कहा, मिलते रहा, क्योंकि फिर वो समय मुझे प्राप्त हो गया, मेरे लिए प्राप्त हो गया, मैं विचार कर पाया। और ट्रेन में मुझे प्रवास करना पड़ता था, ट्रेन में भी यदि भीड़ है, आपको पता है मुंबई की रेलवे कैसी होती थी, आजकल तो थोड़ी सुधर गई है, पर उन दिनों तो बहुत कठिन होता था। फिर भी जो प्रवास कर रहे हैं, पुस्तक आप खोल नहीं सकते, पर विचार तो आप कर सकते हैं। तो इसके Absolutely. क्या होता है कि आपका लर्निंग कंटिन्यूअस रहता है, कभी वो उसमें खंड नहीं आता है, अखंड रहता है। तो वो हम अपनी पद्धति से
हम उसका विकसन कर सकते हैं। और जब हम विकसन करते हैं वो स्थायी भाव से अपने पास रहता है। जो कोई दूसरा सिखाता है कुछ कारण समय के लिए रहेगा। और दूसरा क्लास सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हम आगे करियर में भी जाएं तो हमेशा दूसरे के ऊपर परावलंबी हो जाते हैं कि कोई दूसरा आपको सिखाएगा फिर हम कर पाएंगे, हम विचार नहीं कर सकते। तो ये जो परावलंबित्व है इससे मैं बचना चाहिए, ऐसे मैं अवश्य कहूंगा। बाकी मुझे कोई क्लास से शिकायत नहीं है, पर जो आपको कोई विषय कठिन है वो आप भले आपके कोई सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त हैं या जिन्होंने अभी अभी पास किया है उनको जाकर मिले, उनको आप फी भी दे और उसका आप निराकरण अवश्य करें। पर हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होना, ये कोई हम दूर का विचार करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। इसके लिए मुझे थोड़ा उसका विरोध है, ऐसे मुझे लगता है। सो नाइस ऑफ यू सर, इतना जबरदस्त आपने इंटरेक्शन आज माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के लाइव शो पे किया और बहुत ही अच्छे अच्छे विषय आपने यहाँ पे बताए। आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस वाला सेशन ये बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे और एक सवाल आपको ये पूछना है कि आपने आपके लाइफ में इतने अच्छी जो भी डिग्री हासिल की है, अलग अलग विषय आपने पढ़ाई की है और आप रैंक होल्डर बने, तो इसका आपके करियर में क्या बेनिफिट हुआ? यू आर हाईली क्वालिफाइड पर्सन। यस, सो करियर में बहुत फायदे जो मैंने जो 4 मुझे प्रोफेशनल परीक्षाएं थी उसका बहुत लाभ मुझे हुआ। उसके कारण एक प्रकार का जो आत्मविश्वास आता है कि हम अलग अलग प्रकार की जो असाइनमेंट्स है वो ले सकते हैं। 1992 में मैंने स्वयं का व्यवसाय शुरू किया था और तभी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विषय मेरे सामने आए, पर वो सब मैं बहुत अच्छी तरह से कर पाया। फिर बाद में जो विश्व की बहुत बड़ी स्विस बैंक आए हैं उसमें से जो तीसरे क्रमांक की स्विस बैंक थी, उन्होंने मुझे कंसल्टेंट करके भारत में उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया था। फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट का ऑफर आ गया जब 2 बड़े स्विस बैंकों का मर्जर हो गया। तो ये जो शिक्षा है उसका उपयोग तो हमें होता है, पर वो खाली पुस्तक में रहे तो उसका उपयोग नहीं होता। वो यदि हम वास्तव में उसको लेके आ सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं तो कोई भी विद्या उसका उपयोग होता है। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि आपके जो लेबल्स हैं वो प्रवेश के लिए बहुत उपयुक्त है, पर वो लेबल पर्याप्त नहीं है। आप प्रवेश मिलने के बाद आप किस प्रकार से आपकी छवि छोड़ते हैं, किस प्रकार से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, किस प्रकार से आप आपके जो बल स्थान है वो लोगों को लाभ उसका देते हैं, उसके ऊपर आपकी आगे की प्रगति निर्भर होती है। तो इनके कारण आपको ओपनिंग्स तो बहुत अच्छी मिलती है। पीएचडी के बाद तो मेरी इच्छा ये नहीं थी कि कहाँ एक डीन बन जाओ या डायरेक्टर बन जाओ। मेरी इच्छा ये थी कि इस प्रकार का अभ्यास करूं कि जिसका राष्ट्र के लिए उपयोग होगा और मेरे लिए भी कोई नए दालन खुलेंगे जिससे मुझे कोई अनुभव नहीं था। तो भारतीय राज्यों के ऊपर मैंने पीएचडी की। तो भारतीय राज्यों का बहुत बड़ा डेटा का संग्रह मुझे करना पड़ा और बहुत अच्छा लगा। इतने सारे सरकार के पब्लिकेशंस देखे तो एक नया आयाम खुल गया। उसका मैंने पैसे की दृष्टि से कुछ मैं वापर नहीं कर सका और मेरी इच्छा भी नहीं थी। पर आज जो एक आत्मविश्वास आ जाता है कि आज लोग डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, पर जब आप पीएचडी करते हैं और आपने स्वयं सॉफ्टवेयर सीखे हैं, आप डेटा एनालिसिस भी सीखे हैं, तो कोई भी चीज आप सीख सकते हैं। तो ये जो आत्मविश्वास आता है वो भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सिर्फ मुझे कोई नौकरी मिलना या कोई पैसे के लिए नई संधि मिलना इतना ही मर्यादित नहीं है, पर एक आत्मविश्वास होना कि कोई नई प्रकार की संधि हमारे सामने आ जाती है तो हम स्वीकार कर सकते हैं ये हमारे लिए विषय नहीं। ऐसे हम कोई विषय को हम नहीं कहना चाहते। कभी कभी मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए या कंपनी सेक्रेटरीज के लिए एक जर्नी ऑफ प्रोफेशनल एक्सेलेंस नाम का कार्यक्रम करता हूं। उसमें मैं उनको पूछता हूं कि जब आपका नामकरण विधि हुआ था आप बचपन में, तो आपके नाम के पहले माता पिता ने सीए लिख दिया था, कंपनी लिख दिया था, या आप अपनी तो और फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम अपनी इच्छा से बन गए। फिर मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी इच्छा से आप सीए बन गए, कंपनी सेक्रेटरी बन गए, पर ये लेबल जो है वो आपके ऊपर बोझ ना होने दे। आप इस प्रकार से पूरी आयु इस प्रकार से ना गुजारे कि मैं एक सीए के बॉक्स में बैठा हूं और पूरी आयु भर मैं सीए के बॉक्स में ही रहूंगा। आप वो बॉक्स से बाहर निकल आइए। जो आपके लिए उस जमाने में आवश्यकता आपको अच्छा लगा आपने प्राप्त किया, पर उसके बाद भी आगे की सोचिए, आपको वो बॉक्स खोलिए
और आगे जाइए, फिर यही बॉक्स अपना है मानकर मत चलिए, तो उसके आपको नए नए जो एक डायमेंशंस खुले हो जाते हैं। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब मैंने 2001 में नौकरी त्याग करके मैंने ये विषय मन में था कि अभी पीएचडी करना है, सिखाना है, तो मैंने 2 महीने का एक्टिंग वर्कशॉप किया प्रीति गांगुली जी के साथ, तब अशोक कुमार जी भी थे। तो वो 2 महीने का फुल टाइम कोर्स था, हफ्ते में 4 दिन जाना पड़ता था, पूरे दिन हमारी वो ये पूरे वर्कशॉप होते थे, और साथ में 1 दिन की परीक्षा थी जिसमें इम्प्रोवाइजेशन, ग्रुप इम्प्रोवाइजेशन, डांस, सॉन्ग, सब कुछ था। पर ये हम जब करते हैं तो वी आर ओपनिंग आवर पर्सनैलिटी from a particular box that we have been put in, right? So we need to unbox ourselves and not carry those labels as, brands forever on your life, on your head, but rather say that, these are great starting points, and then you have to acquire so many other, interesting dimensions to your life. ऐसे मुझे लगता है। सुपर सुपर, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही एक अलग लेवल का इंटरेक्शन मुझे लगता है आज हमने इस माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के लाइव शो पे किया है। आई एम सो हैप्पी दैट मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ और आज ये शो हम कर सके। शायद मेरे शो पे अभी ये आज हमारा 83rd एपिसोड है, और ये 83 एपिसोड में सबसे लर्नेड अगर मेरे स्पीकर अगर कोई है तो वो आप है सर। सो आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये शो आपके साथ में किया, और आपके साथ ये शो करने का मेरा इंटरेस्ट इसीलिए था क्योंकि आप जैसे बहुत ज्यादा लोग हैं, क्वालिफाइड है, पर उनकी सबकी जर्नी सक्सेस से ही सक्सेस तक गई है। आप ऐसे एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्वालिफाइड पर्सन हो जिनकी जर्नी फेलियर से सक्सेस के पास गई है, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में शो करूं। क्योंकि बहुत लोगों को क्या लगता है, अरे ये बंदा तो बॉर्न इंटेलिजेंट है, मतलब वो बंदे को क्या कुछ भी एग्जाम दे दो वो तो पास कर लेंगे, पर आपके केस में ऐसा नहीं है। आप पहले फेल हुए और उसके बाद आप कभी भी फेल नहीं हुए, मतलब फेलियर को आपने आपका एक्सपीरियंस बना के आपने उसके ऊपर आपके माइलस्टोन्स आपने अचीव किए। जैसे संजय जी ने बताया कि कोई स्टोन फेंकेगा तो उसको माइलस्टोन बनाना, तो शायद किसी ने आपको ब्लेम नहीं किया रहेगा, आपने उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ली। इट में भी सीए का एग्जाम फेल होना या स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाना, पर वो सब को आपने आपकी जिम्मेदारी लेके आपने आगे बढ़े। और मुझे आपका एक स्टेटमेंट बहुत पसंद आया, नेवर एवर डू प्रमोशन ऑफ योर फेल्यूर। आपके स्टोरी में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, और आपके डिग्री में भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। आपका काम बोलता है कि आपको आगे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप अगर अच्छा काम कर रहे, डिग्री ये एक एंट्री पॉइंट है कि चलो ये क्वालिफाइड बंदा है तो मेरा ये काम ये क्वालिफाइड बंदे से बात करके हो जाएगा, पर वो एंड पॉइंट नहीं है। एंट्री हो गई, अभी वो काम कंसिस्टेंटली अगर शुरू रहना है तो क्वालिफाइड पर्सन को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो कंसिस्टेंसी इन वर्क फ्लो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो आई एम सो हैप्पी कि ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन हमने किया। आई एम सो थैंकफुल टू यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। आपको जनरली मैं हर एक बार शो पे जो स्पीकर आते उनके कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते, बट आप इतने बिजी हो कि मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर करूंगा, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल देयर कॉल्स। सो सर, आपके यूट्यूब चैनल्स भी है कि अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है या अगर फेल्यूर से सक्सेस के पास जाना है तो उसके बारे में हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने आपके यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं, तो उसके बारे में अगर आप बता सके तो वो सवाल लेके मैं आज का शो एंड करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक हिंदी चैनल नहीं शुरू किया है, पर आज हमारी इंटरेक्शन हिंदी में हुई और मुझे थोड़ा आत्मविश्वास आ गया कि मैं भी हिंदी में अच्छी तरह से बात तो मैं हिंदी चैनल का भी शुभारंभ करूंगा। पर अभी जो मेरे चैनल है वो एक मराठी चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर अभिजीत, ABHIJIT मराठी चैनल, जिसमें
ये एक जो अभी हमने जो अभी वार्तालाप किया उसी प्रकार का वाटसाल यशाकडे, दैट मीन्स ओके। टुवर्ड सक्सेस नाम की एक सीरीज है जो मेरे इंटरव्यू हुआ था 2006 में। वो उसमें वीडियो आपको दिखाई देंगे जिसमें इसी विषय के ऊपर अधिक तफसील में चर्चा हुई है। दूसरा जो मेरा चैनल है वो अंग्रेजी चैनल, उसका नाम है डॉक्टर अभिजीत फडनिस, वो आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। उसके ऊपर सक्सेस मंत्रास फॉर प्रोफेशनल एग्जाम, जो आज मिलिंद जी ने विषय रखा था, उसी के ऊपर एक 21 वीडियो की मालिका है जिसमें मैंने अधिक डिटेल्स में हर विषय रखा है कि किस प्रकार से आप आपकी पद्धति में विचार कर सकते हैं। मेरा ये नहीं कि इसी प्रकार से आपने करना चाहिए, आपने आपकी पद्धति अलग प्रकार से डेवलप करनी चाहिए, पर उसमें से आपको कुछ टिप्स मिल सकते हैं। तो वो मैं कहना चाहता था। बाकी इसके बजाय और इसके अलावा, रादर इसके बजाय नहीं, इसके अलावा अंग्रेजी में मैं बहुत सारे इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियोस हैं। इसी मंशा से मैंने वो किए हैं कि जिस प्रकार से मुझे एक बहुत बड़ी आपत्ति को झेलना पड़ा, वो आपत्ति लोगों के ऊपर ना आए और मैं उसमें से निकल पाया। कोई बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो निकल नहीं पाते, पर ऐसी विपदा, ऐसी आपदा लोगों के ऊपर ना आए, इसके लिए मैंने वो अंग्रेजी में इन्वेस्टिंग के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं। जिनको फाइनेंस सीखना है उसमें एक 50 वीडियो की लर्निंग फाइनेंस की मालिका है। इस प्रकार से कंटेंट बहुत सारा है, तो उसका लाभ वो ले सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू सर, आपने खुद एक मकाम हासिल किया और आज आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो उनकी लाइफ जर्नी में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिजीत फडनिस इनके जो यूट्यूब चैनल्स है उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में फेसबुक और यूट्यूब पे जरूर शेयर करूंगा। सो और आप भी डॉक्टर अभिजीत फडनिस ये कीवर्ड टाइप करके यूट्यूब में डेफिनेटली इमीडिएटली आप वो वीडियोस देख सकते हो और उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं या तो फिर फेलियर फेस कर रहे हैं, अभी उनको सक्सेस कैसे लेना है उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, एंड आप जो भी सोच सकते हो वो सब कुछ उस चैनल पे ही है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस कर लिया है और आपको भी वो अनुभव जरूर आएगा। सो स्टे ट्यून एंड डू वॉच इवन द चैनल ऑफ डॉक्टर अभिजीत फडनिस सो दैट बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। और अगर आप पहली बार ये माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को फॉलो करिए माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के, और डॉक्टर अभिजीत फडनिस इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको उसके बारे में जानकारी मिलेंगी। तो डॉक्टर अभिजीत, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो एंड यू ऑल लवली ऑडियंस। आपके वजह से माइंड पैराशूट ट्रेनिंग बहुत सक्सेसफुली अच्छा काम कर रहा है और आप ये शो रेगुलरली वॉच करते हैं, इसीलिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है डॉक्टर अभिजीत जैसे निष्णात लोगों को इस शो पे लेके आने के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग अस मोर स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सर। Thank you, viewers. Thank you, Milinji. Really appreciate for having invited me. थैंक यू सर।